मंच के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। तस्नीम खान जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर कौशल पवार हमारे साथ हैं, और चूँकि मंच पर आधी आबादी की बात उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं शुरुआत करूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजकल के भाषण में। प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं 4 जातियों का, महिला, युवा, गरीब और किसान। कैसा लगता है ये सुनकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, और पिछले 9 सालों को अगर आप एक महिला होने के नाते एनालाइज करें, क्या कुछ हो गया है, क्या होना बाकी है? डॉक्टर कौशल पवार, आपसे शुरुआत करें। बहुत बहुत आभार आपके चैनल को और तमाम ऑडियंस को। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका जो विज़न है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ जब 4 जातियों की बात आती है और जहाँ महिलाओं की बात है, वहाँ सही मायने में यह जाति जो विभाजन एक तरह से है वो तब होगा जब समाज की वो महिलाएं जो नीचे पायदान पर भी हैं, जो स्तरीकरण की प्रक्रिया में अंतिम पायदान पर है। इसमें मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दूंगी, भले ही प्रतीकात्मक रूप से सही। आप याद करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो सफाई कर्मचारी महिलाएं थी, जो मैला उठाने वाली महिलाएं थी, उनके पैरों को धोया था। ये भले ही प्रतीक के रूप में रहा हो, लेकिन इसका जो मैसेज था वो बहुत बड़ा था। यानी आप महिलाओं को इतना दर्जा देना चाहते हैं समानता का कि आप उनको बराबरी न केवल मतलब वाणी से या अपनी बात के माध्यम से, बल्कि व्यावहारिकता में भी लाकर देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैरों को धोया था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि इस तरह की वर्ग विभाजन कहीं ना कहीं एक तरह से उस प्रश्न को भी लेकर आता है जो समाज की जो महिलाएं हैं उनके अंदर का जो जातिवाद है, उनके अंदर की जो स्तरीकरण की प्रक्रिया है, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम भारत देश के उस प्रतिनिधित्व करते हैं, उस देश में जो आधी आबादी जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन उस आधी आबादी में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसके सवाल ना तो मीडिया उठा पाता है बहुत बार, और ना ही लेखन में आता है। मेरी सहयोगी तस्नीम जी होंगी मेरे साथ जो इसके ऊपर बात भी रखेंगी कि लेखन में भी अगर हम देखें, उस समाज की उन महिलाओं की बात कहीं ना कहीं अनछुई रह जाती है। कहीं ना कहीं उनके जो सवाल हैं, उनकी जो प्रताड़नाएं हैं, उनका जो कोशिश तो प्रधानमंत्री की यही है कि हर गांव, हर नुक्कड़ के आखिरी घर तक पहुंचे और महिलाओं के लिए काम हो, जो पिछड़े हैं उन्हें आगे लाएं। कोशिश तो ये रहती है। अच्छा, सरकार बढ़ावा देती है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तस्नीम जी, आपको लगता नहीं कि घर परिवार से ही महिलाओं को पहले आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए? कई घर तो ऐसे होते हैं जहाँ महिलाएं ये तय मान कर रहती हैं कि बस यही इस 4 दीवारी में रहना है, इससे आगे कोई जिंदगी ही नहीं है। जो लोग जंजीरों की इज़्ज़त करने लगते हैं वो कभी आज़ादी का मतलब समझ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले महिलाओं को उन जंजीरों की इज़्ज़त करनी छोड़नी होगी। उनको आज़ादी का मतलब समझना होगा कि उनके लिए आज़ादी क्या है, उनका जो हक है, वो जो संवैधानिक उनका हक है, एक इंसान होने के नाते उनका हक है कि वो जैसे चाहें वो रह सकती हैं, जैसे चाहें वो सपने देख सकती हैं, जो चाहे वो करियर के तौर पर चुन सकती हैं, जिसे चाहे वो अपना साथी चुन सकती हैं। वो हर तरह से वेतन में समानता के अधिकार हैं, पैतृक संपत्ति में समानता के अधिकार हैं। तो वो अधिकार क्या हैं? ये सारा कुछ शिक्षा से आता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि शिक्षा जो है वो प्राइमरी थॉट है किसी भी बच्चे के लिए, महिला के लिए। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात अभी हम कर रहे हैं महिलाओं के कल्याण के लिए या महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, तो सुरक्षा जो है पूरे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर है। तो इसके लिए सरकारें क्या करते आई हैं हमेशा से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हैं, कि पुलिस को ये आदेश दिए जाते हैं कि जो भी ऐसी कोई घटना हो, महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा हो, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। या फिर महिलाओं के साथ छेड़खानी है, महिलाओं के साथ रेप जैसी, बलात्कार कहूँगी इसको, कि बलात्कार जैसी जो घटनाएं होती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है कि कई सारी संस्थाएं मिलकर, सरकार मिलकर हर स्कूल, कॉलेज, गली में जाकर उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग क्यों?
ये तो वही बात हो गई कि हम 101 तरीके बता रहे हैं आपको कि आप अपने घर में ताला लगाकर किस तरह से अपनी मनी को, सोने को, चांदी को आप सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन हम उन चोरों पर नहीं लगाम कस पा रहे हैं। हमारे पास ऐसी योजना हम नहीं ला पा रहे हैं जिससे कि इन चीज़ों पर लगाम लगे। जो लड़के आते हैं वो भी तो हमारे समाज से ही आते हैं, वो कोई एलियन नहीं है कि वो किसी दूसरे समाज से अचानक से आए। जैसे पैराशूट लीडर्स होते हैं उस तरह से पैराशूट लड़के आए और उन्होंने किसी का रेप किया, उसकी हत्या की ओर चले गए। ऐसा नहीं होता है, वो हमारे समाज से आए हैं। तो समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी तो है। इसके अलावा जो मैं चाहती हूँ सरकार से कि वो ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की बजाय लड़कों को दे, बॉय चाइल्ड्स को ये इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि वो जेंडर सेंसिटिविटी की, लैंगिक संवेदनशीलता को वो समझे कि मुझे घर में, घर के बाहर, सड़क पर, बस में, ट्रेन में मुझे किसी भी लड़की के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस लैंगिक समानता में उनका खुद का क्या रोल है वो कम से कम 6th क्लास से उनके कोर्स में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई योजना, ऐसे कोई ट्रेनिंग सेशन चलाए जाने चाहिए कि हम उनको कानून बताएं कि अगर किसी बच्ची को बचपन से सिखाया जाता है कि भाई 4 दीवारी ये एक तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है या फिर इस दायरे में तुम्हें रहना है, तो उसी तरह लड़के को बचपन से घर से ये सिखाया जाए कि भाई किसी लड़की को आपको किस नज़र से देखना है और कैसे सम्मान देना है। एक्चुअल में घर से ये शुरुआत होनी चाहिए। घर से शुरुआत हो और इसके साथ में स्कूलों से, और सरकार का भी दायित्व है कि वो उनके पेरेंट्स को बताए कि क्या क्या कानून है। 60 सेकंड तक एक लड़की को आपका बच्चा देखेगा, छेड़खानी के तहत वो जेल जाएगा। तो ये उनको पता होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके। क्योंकि हम कई सारे मामले ऐसे देखते हैं कि लड़कों को तो हमेशा से बचपन से इस तरह के एहसास रहते हैं कि भाई ये सड़क भी हमारी है, मोहल्ला भी हमारा है, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, तो सड़क पर चलने वाली लड़कियों को छेड़ना भी हमारा हक में ही आता है। तो पेरेंट्स उनको समझाएंगे आपका हक नहीं है, आप जेल चले जाओगे। तो जिस उम्र में आपको इंस्टीट्यूशन के चक्कर काटने हैं उस उम्र में हम जेल के में तुमसे मिलने के लिए चक्कर काटेंगे। तो ये ट्रेनिंग पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उन्हें हम कानून के बारे में बताएं कि कौन कौन से कानून के तहत उनका बेटा जो है जेल जा सकता है। अच्छा, और सबसे कानून का जिक्र किया है और यहाँ हम ITV ग्रुप के मंच पर बैठे हैं, महिलाओं की बात हो रही है। पिछले 9 साल में मोदी सरकार की बात भी हुई और महिलाओं को लेकर अग्रसर मोदी सरकार रही है। देखिए, महिला आरक्षण कानून अभी बन चुका है। महिलाएं 33% की आबादी में अब सदन के भीतर रहेंगी, यानी कि जो आवाज़ हम अभी यहाँ इस मंच पर बैठकर उठा रहे हैं वो अब सदन के भीतर 33% की तादाद में गूंजने वाली है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का, और मैं इसके लिए तो महिला होने के नाते भी बहुत बहुत बधाई दूंगी। और साथ ही साथ ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, जो समानता का अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया था, उसी संविधान के इम्प्लीमेंटेशन में ये सरकार व्यवहारिकता में लेकर आ रही है। और इसमें ये बात भी ज़रूर कहूँगी कि मैं जिस तरीके से तो जो रिजर्वेशन आया पॉलिटिक्स में, साथ ही साथ SC महिलाओं को भी उन्होंने बराबर की हिस्सेदारी दी। तो इसको ये दर्शाता है कि जो पृष्ठभूमि रही है पूरी, मतलब हमारे भारतीय समाज के अंदर जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की, समानता का अधिकार देने की, वह व्यवहारिकता में आज पॉलिटिक्स में भी एक तरह से आया है। और न केवल सामान्य वर्ग की महिलाओं के बीच में बल्कि उस तबके की महिलाओं के बीच में भी लेकर आया वो अधिकार, ताकि वो महिलाएं न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक में, तमाम जितने भी हमारे क्षेत्र हैं काम करने के, उसमें अब जैसे संभालती आई हैं जिम्मेदारियां, एजुकेशन संभालती हैं, बैंक संभालती हैं, तमाम पायलट्स अब तो आर्मी में भी हैं, अब पॉलिटिक्स को भी महिलाएं संभालेंगी। मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, ये जो बिल जो पास हुआ, यह एक बड़े बदलाव की तरफ दिखाता है। और न केवल भारत में, अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण से भी देखें, वैश्विक दृष्टिकोण में भी महिलाओं को जो वोट का अधिकार था बहुत बाद में आया है। अगर वेस्ट को आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ के उसको देखें, वहाँ महिलाओं को जो वोट का अधिकार आया, उसी तरह से भारत में अब जो रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ और उसमें भी एक वंचित वर्ग की महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया। यह महिलाओं के अधिकारों के लिए, और यहाँ तक कि सुरक्षा की भावना भी, जैसे कि मेरी साथी बोल रही थी अभी कि जो सुरक्षा की भावना है
वो सुरक्षा की भावना तभी आएगी बिल्कुल। जब तमाम क्षेत्र में महिलाएं बराबर की हिस्सेदारी होंगी, बिल्कुल, बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। तो मुझे लगता है कि हमारा जो युवा, जो खासकर जो पुरुष जो समाज है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से संवेदनशील तरीके से देखेगा। सेंसिटाइज करने का एक बहुत बड़ा एकदम ठीक आप कह रही हैं। कदम वर्तमान सरकार अच्छा, ने ये इशू किया है। ऐसा है, इस पर महिलाएं खुशी से गदगद तो हो जाती हैं, उन्हें लगता है फ्यूचर में बहुत से सपने उनके पूरे होंगे। महिलाएं यूं भी बड़ी कॉन्फिडेंट रहती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने हर काम को पूरा करती हैं। आप देख रही हैं महिला आरक्षण कानून के बाद इन फ्यूचर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके निकल कर सामने आएंगे? दरअसल मेरे दिल की बात कहूँ तो ये दिल मांगे मोर, तो मुझे बराबरी 50% चाहिए। का जिक्र तो नहीं कर रही हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने अगर 33% तक का फासला तय किया है तो डेफिनेटली हम आने वाले कुछ सालों में 50% का भी जो हमारा सफ़र है वो जल्दी तय करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि बराबरी चाहिए। आरक्षण 33%, 10%, 20% वो नहीं चाहिए। एक महिला होने के नाते जो भी अवसर है वो अवसर चाहिए, समान अवसर चाहिए, चाहे वो किसी भी जॉब में हो, कॉरपोरेट कल्चर में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे राजनीति में हो, हमें समान अवसर चाहिए यहाँ पर। और सशक्तिकरण की जो यहाँ बात चल रही है कि महिलाएं आज हर रोल में हैं, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा अलग है कि सशक्तिकरण जो आर्थिक तौर पे सशक्त महिलाओं के ज़रिए हमने एक सपना देखा था कि हम महिला सशक्तिकरण को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी हद तक जो है वो नाकाम होते नज़र आते हैं। वो इसलिए कि अगर मैं ये खबर पढ़ती हूँ कि हरियाणा में जो न्यायिक सेवाओं में एक महिला है, जज है, वो बुरी हालत में पुलिस उसको रेस्क्यू करती है, उसके बाद महिला बताती है कि उसे पीटा गया है पति की ओर से, उसकी जो सैलरी है उसका पूरा हिसाब उसे देना होता है अपने पति को। तो कहीं ना कहीं जो ये आर्थिक तौर पर सशक्त होने के बाद सशक्तिकरण का जो हमने सपना देखा था, मुझे नाकाम सा लगता है। क्योंकि एक जज जब पिट सकती है, एक पुलिस वाली पिट सकती है, कोई पत्रकार पिट सकती है, तो फिर अच्छा, अगला सवाल मेरा यही था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, संसद के भीतर महिलाओं की मौजूदगी की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप शहरों में चले जाइए, गाँव में चले जाइए, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध कम नहीं होते। फिर चाहे वो कुछ महीने की बच्ची हो या फिर वो 70-80 साल की बुजुर्ग हो, इसमें हम महिलाओं की एक तरफ उन्हें आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम विरोधाभास भी इसका देखते हैं। और मुझे ऐसे में, हमने कहा ना, घर की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, मुझे कई पॉलिटिशियन के बयान ऐसे याद आते हैं, हालांकि कुछ तो इस दुनिया में है नहीं, उनके बयान का मैं क्या जिक्र करूं। कुछ कहते हैं महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, कुछ कहते हैं अभी हाल ही में बिहार में किस तरीके से महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है मुख्यमंत्री के जरिए। इन सब बातों को जहन में रखें। अगर हम सोचें पॉलिटिशियन ही ऐसा बोलेंगे, ऐसी सोच रखेंगे, तो आम लोगों में मैसेज क्या जाएगा? कहाँ से होंगी महिलाएं सुरक्षित? बिल्कुल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। चाहे बदायूं गैंग रेप के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य का हम यहाँ बयान देखते हैं कि उन्हें घर में रहना चाहिए। एक नेता का हम बयान देखते हैं कि रेप को किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। राजस्थान के ही एक नेता का हम देखते हैं कि ये कभी रुकने वाली चीज़ ही नहीं है। क्यों नहीं है? हम समाज के तौर पर खुद को फेल साबित करने के लिए यहाँ पर क्या हम राजनीति में आए हैं? हम अगर आगे बढ़े हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा कुछ होगा, या तो हम इस सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई जिम्मेदारी उठाएं, इसको बिल्कुल बैक में रख कर जाना चाहते हैं। बस लड़कियां जो है, जैसे कि एक नेता का आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि सीता मर्यादा तोड़ेगी तो सीता हरण होगा ही, तो महिलाएं घर में रहें। तो इस तरह के नेताओं के जब आते हैं तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है कि जहां हम कुछ महिलाएं या हम महिलाएं इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं कि कैसे सुरक्षित समाज जो बनाया जाए, वहाँ नेताओं के पास कोई विज़न ही नहीं है सिवाय इसके कि उनको घर के अंदर रखा जाए महिलाओं के। तो इसके लिए हमें एक बड़ा विज़न लाना होगा। एक इंडिविजुअल के तौर पर भी मुझे लगता है कि मुझे खुद को भी काम करना चाहिए, एक इंडिविजुअल के तौर पर, कि हम समानता कैसे ला सकते हैं, हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं जो भी हमारे साथ में हिंसा और बहुत ज़्यादा है। अफसोस उन जनता को होता होगा जो अपने हज़ारों लाखों वोट देकर ऐसे नेताओं को जिताते होंगे और फिर देखते होंगे, देखिए कितना गैर जिम्मेदारा बयान। कैसे बदलाव आ सकता है? देखिए, मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ कि सरकारें या कोई भी संस्था जो महिलाओं की सुरक्षा के तहत अंतर्गत आती है, जो आनी भी चाहिए, और इस तरीके के बयान एक बड़े लार्ज स्केल को प्रभावित भी करती है।
लेकिन मेरा ये मानना है साथ ही साथ कि ये सवाल केवल सरकार का या उनके नुमाइंदों का नहीं है, बल्कि सवाल ये समाज का भी है। समाज की जो मानसिकता है, असल में इस मानसिकता को देखने की आवश्यकता है। ये दोनों चीज़ें अब जो अगर हम पीछे के दशक की तरफ जाएं और अब आगे जो आज हम एक नई सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, इसमें समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इस तरह से देखना चाहती हूँ मैं इसको कि अगर आप इस तरीके के प्रतिनिधि जिनसे उम्मीद की जाती है, समाज जो जिनको देखता है जिनको कि अच्छा करेंगे, लेकिन अगर वो इस तरीके के बयान देते हैं तो ये समाज की भी जिम्मेदारी है, हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम उनको नकारें, और न केवल नकारें बल्कि अपनी बराबरी के अधिकार की रक्षा करने के लिए खुद भी आगे आएँ। हम मत भूलिए कि यहाँ निर्भया कांड जब हुआ था तो महिलाएं ही थी जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि वैश्वीकरण का मुद्दा एक बना दिया था, और उसके बाद जिस तरीके से बदलाव करना पड़ा सरकार को अपनी पॉलिसीज़ में। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि सत्ता में बैठा हुआ कोई भी प्रतिनिधि अगर इस तरीके की बयानबाजी करता है और आप केवल मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं, तो समाज में जो रहने वाली आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं उनका क्यों नहीं विरोध करती, फिर क्यों उनको नकार नहीं देती हैं? आपके पास तो सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, वोट के अधिकार से नकार दीजिए उसमें। लेकिन मैं फिर उसी पॉइंट पर आती हूँ कि बिल्कुल सही है कि अगर प्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर सकारात्मक कोई बात करता है उसका प्रभाव जाता ही है, अगर वो नकारात्मक करता है उसका भी प्रभाव जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी शिक्षा, मैं खुद शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में जहाँ से मैं आती हूँ, इग्नू में मैं पढ़ाती हूँ, प्रोफेसर हूँ संस्कृत की, और आपको याद होगा कि एक समय पर संस्कृत को तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी पढ़ने नहीं दिया गया था, लेकिन आज मैं वो न केवल पढ़ रही हूँ बल्कि पढ़ा भी रही हूँ। यानी कि आप अपने दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से न केवल सोचने की ज़रूरत है, बल्कि इसको समाज की जो नई पीढ़ी है हमारी, जो तमाम यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की भी ज़रूरत है। मैं एक बात आपके पीछे के सवाल पर आती हूँ, बिल्कुल सही है कि आज जिस तरीके से आज भी और पहले भी और पीछे अगर जाएं, हिंसात्मक, जिसको शारीरिक हिंसा, मैं उसको बलात्कार, मुझे शब्द ही अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये हिंसा है और वो भी शारीरिक हिंसा है। इसको अपने यौन सूचिता से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें महिलाओं का कोई कसूर नहीं होता है, उन बच्चियों का कोई कसूर नहीं होता है, या उन माँओं का जो बहुत 80, 26, 86 साल की जो महिलाएं होती हैं जिनके साथ ये शारीरिक हिंसा हो जाती है, उसका भी उनका कोई कसूर नहीं होता। तो ये एक महज एक फिजिकल मतलब हिंसा है जो पुरुष करता है। इसको इस तरीके से देख लें, ये भी तो समाज ही तय करता है कि अगर एक युवा लड़की के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसका पूरा जीवन नष्ट कर दिया जाता है। वो समाज ही करता है, समाज का नज़रिया करता है। वो समाज का नज़रिया उसको इस तरीके से नहीं देखता कि ये हिंसा हुई है, उसकी शारीरिक हिंसा है। वो उसको इस तरीके से देखता है कि ये तो एक तरह से इसके साथ बलात्कार हुआ, आगे वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएगी। तो ये समाज को ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जिसमें हम जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, वो आखिर कक्षा में पढ़ाते क्या हैं? फिर क्या उनको इन मुद्दों पर खड़े होकर बैठकर बात करने की ज़रूरत नहीं है? हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर लड़कियां जो युवा पीढ़ी हैं, वो इन चीज़ों को कैसे देखती हैं, ये भी आगे आने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो समानता का अधिकार, जो आरक्षण ये रेलवे का रिजर्वेशन नहीं है। एक मैं तमाम युवा साथियों को बता दूं, ये कोई आरक्षण रेल का रिजर्वेशन नहीं है, ना जहाज का है, बल्कि ये प्रतिनिधित्व का सवाल है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया था, वंचित वर्गों को दिया था, SC, ST, OBC को दिया। ये आज जो पॉलिटिक्स में जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, ये प्रतिनिधित्व है, ताकि उस बड़ी अदालत में जो मंदिर है देश का, उस देश के मंदिर में महिलाएं बराबर में बैठी होंगी, और जब महिलाएं बराबर में बैठी होंगी तो ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, शारीरिक हिंसा के इश्यूज़, असमानता के, गैर बराबरी के, मंदिर में प्रवेश न करने के अधिकार को, मस्जिद में प्रवेश न करने के अधिकार को, बुर्का पहनने के अधिकार को, ट्रिपल तलाक के अधिकार को, ये तमाम जो हमारे अधिकार हैं, वो जब महिलाएं संसद में बैठेंगी तो निश्चित रूप से एक बदलाव आएगा।
मैं ऐसा सोचती हूँ। अच्छा डॉक्टर कौशल, जैसे जिस तरीके से अपनी बात को यहाँ रख रही हैं, हमें समझ में आ रहा है कि अपने स्टूडेंट को वो कितना अथॉरिटी के साथ पढ़ाती होंगी और बिल्कुल, कैसे मैं समझाती पढ़ाती होंगी। हूँ, तो एक बार बहुत अच्छे तालियां से हो जाएं। पढ़ाती हूँ और बराबर का समझ के पढ़ाती हूँ। अच्छा, हम बात महिलाओं की कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई है, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत से जो युवा हैं उन्होंने देख भी ली होगी। ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो रही है, करोड़ों का व्यापार कर रही है और संसद तक उसकी गूंज सुनाई दी है। एक सांसद ये कहती हुई नज़र आई कि भाई मेरी बेटी जो थी वो तो रोते रोते थिएटर से बाहर आ गई। इतना ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ वॉयलेंस दिखाया गया है और डिग्निटी को तार तार कर दिया गया है। फिल्में समाज का आईना कही जाती हैं। तस्नीम जी, आपको लगता है कि इस तरह के इश्यूज़ को बचाना चाहिए या फिर वाकई बड़े पर्दे पर दिखाना चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो सामने लाई जा सके, या विरोध होना चाहिए? देखिए, हिंसा जो है किसी भी तरह से आपके सामने आती है, आप उससे इम्प्रेस ज़रूर होते हो। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप गलत की तरफ ज़्यादा तरह से इन्फ्लुएंस होते हो। तो हिंसा मैं पूरी तरह से नकारती हूँ कि वो टीवी पे भी दिखाई जाए। हम फिल्म देखने जाते हैं एक एंटरटेनमेंट के लिए, तो वहाँ एक खालिस एंटरटेनमेंट होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैं एक मामूली सी बात बताती हूँ कि डेली सोप जो आते हैं, जो पिछले एक दशक से जो है वो टीवी पर छाए हुए हैं, हमारे मध्यम वर्गीय महिलाओं के दिमाग पर छाए हुए हैं। तो लेकिन उन डेली सोप ने हमारे समाज का कितना बड़ा नुकसान किया है। उन हर एक डेली सोप में जितने भी विलेन होते हैं वो सारी महिलाएं होती है, जितनी भी साजिश रची जाती है वो तमाम महिलाएं होती है। यानी महिलाओं के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि वो घर में रहकर अपने सोना चांदी के गहने पहनी हुई, हीरे के गहने पहनी हुई, पूरा एक बाजारवाद अपने ऊपर लाद कर वो सिर्फ एक साजिश रचती हैं कि आज जो सास बनने की उम्मीद रखती है औरत, तो वो शक की नज़र से देखती है कि कहीं मेरी बहू आएगी, साजिश तो नहीं रचेगी। बहू की जिसकी उम्र है वो लड़की सोचती है कहीं ये सास तो मेरे खिलाफ साजिश नहीं रचेगी। ये मजाक की बात नहीं है, ये दिमागों में घर कर चुका है और उन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि महिलाएं हैं वही साजिश करेंगी। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि उसमें एक पात्र जिन डेली सोप की मैं बात कर रही हूँ, तो उनमें हमेशा एक पुरुष पात्र होता है, वो 2 शादियाँ कर लेता है। फिर उसकी जो दोनों बीवियां होती है वो दोनों साजिश रचती हुई दिखाई दे रही है। मतलब वो पुरुष तो इतना भोला है, इतना सीधा है कि 2 बीवियों से शादी कर ली है, लेकिन वो बिल्कुल भोला है, जितनी साजिशें रचनी है उसकी 2 बीवियां रचेंगी क्योंकि वो साजिश करता है। जबकि सच बात ये होती है कि 2 बीवियों में किस तरह से मैनेज करती हैं वो 2 बीवियां, किस तरह की मानसिक हिंसा झेलती हैं। इस हिंसा के बारे में बताया जाना चाहिए कि कैसे एक घर में 2 महिलाएं रह सकती है। बहुविवाह को यहाँ पर बताया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी तीसरी भी शादी हो जाए तो तीनों मिलकर साजिश ही रचेंगी। तो ये नैरेटिव जो है ये समाज में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी लड़ाई है, महिलाओं की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। और हम जैसे लोग फिर से पीछे जाके सोचते हैं अब वापस से दौड़ लगानी है, अब वापस से शुरुआत करनी है। तो ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी मुझे यहाँ लगती है। कमज़ोरी नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी साजिश लगती है, यू नो। अच्छा, यहाँ मेरे मन में 2 ख्याल आते हैं। अगर आप डेली सोप की भी बात कर रही हैं, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी, बहुत संक्षेप में। मैं समझ रही हूँ आपका नहीं, मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल करने वाली थी। ठीक। डेली सोप की बात कर लीजिए या मूवीज़ की बात कर लीजिए, एक परसेप्शन तो ये हो गया कि भाई क्यों महिलाओं का अपमान दिखा रहे हैं, क्यों उनके साथ हिंसा दिखा रहे हैं, जबकि समाज का आईना फिल्में कही जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि रियल लाइफ में उनका अपमान होता नहीं है, पर्दे पर दिखा दिया तो आपत्ति हो जाती है। इसी तरह डेली सोप में भी कई घर ऐसे हैं जहाँ महिलाएं साजिश करती हैं और हम और आप हो सकता है सामान्य ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन जिन लोगों पर वो बीत रही होगी वो तो बड़ा रिलेट महसूस करते होंगे, कहते होंगे कि देखिए हमारी कहानी पर्दे पर उतार दी। अगर वॉयलेंस की बात है, कश्मीर फाइल्स में तो बहुत सा वॉयलेंस था, लेकिन लोगों ने कनेक्ट किया कि हाँ ये मेरी कहानी है। तो फिर कुछ चुनिंदा फिल्मों या चुनिंदा वेब सीरीज़ को लेकर विरोध क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी हाल फिलहाल में नई युवा पीढ़ी ने देखा होगा जरूर, एक थैंक यू फॉर कमिंग करके वेब सीरीज आया है और एक OMG 2, आई थिंक 2 या 3 है। उन दोनों के विषय वस्तु को अगर उठा के देख लें आप तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती है। हमारा जो मीडिया है या थिएटर है, एंटरटेनमेंट का थिएटर है, वो क्या दिखाना चाहता है और आप उसको कैसे रिसीव करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अपनी समझ के ऊपर। मैं एक सवाल तो साफ साफ ये जवाब देना चाहती हूँ। दूसरा जवाब मैं ये देना चाहती हूँ कि जो ये नेगेटिविटी जो मीडिया के माध्यम से दिखाई जाती है, वह एक तरह से
वो जो समाज में जो घट रहा है, यहाँ तक कि गालियाँ भी, बहुत फूहड़ गालियाँ एक बार, मतलब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कई बार बच्चों के सामने देखते हुए बड़ा एम्बैरसिंग सा लगता है, लेकिन समाज में वही गालियाँ प्रचलित भी होती हैं, उसको आपने पर्दे पर दिखाया। तो मैं कहना बस ये चाहती हूँ कि बिल्कुल सही है कि एक नकारात्मक दृष्टिकोण तो पैदा होता है, लेकिन वो वहाँ पैदा होता है जहाँ आप उसको पैदा करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। जो आया अभी ये करंट जो आज के जो मेरी जो नई पीढ़ी की लड़कियां बैठी हुई हैं, ये मुझे लगता है बिल्कुल एग्री करेंगी। उसमें क्या गलत है? जहाँ एक पुरुष अपने सेटिस्फैक्शन कर सकता है, सेक्सुअली सेटिस्फाइड कर सकता है अपने आप को, वहाँ तो सवाल बड़ा अच्छा लगेगा सुनते हुए। लेकिन वही सवाल अगर महिला करती है तो आपको तकलीफ़ क्यों होती है? और अगर उसको मीडिया में दिखाया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? आप ये जो स्त्री के विरोध में जो खड़ा हुआ नैरेटिव है, इस नैरेटिव के पीछे के निहितार्थ भी देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये एक अपना परसेप्शन हो सकता है हमारा बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। चीज को मुझे ऐसा देखने के लगता लिए, है और सब समाज का आजाद आईना है है। अपनी सोच के मीडिया साथ में। समाज का आईना है, बहुत करंट सवाल बिल्कुल। मीडिया लेकर आता है। मुझे लगता है बिल्कुल। नकारात्मक चीजों को आप नकार दीजिए, हाँ। लेकिन उस नकारात्मक में भी जो सकारात्मक जो बिंदु है, मैं तो शिक्षिका हूँ, हम लोग तो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, वही हम अपने यानी विद्यार्थियों हम को पर भी डिपेंड सिखाते हैं। करता है हम किसी चीज में अच्छाई पिक करते हैं या बुराई चुन लेते हैं। क्या चुनना आप चाहते दोनों हैं? से ही आप बात आपके ऊपर करके डिपेंड बहुत करता अच्छा लगा। तस्नीम खान जी, डॉक्टर कौशल, बहुत शुक्रिया हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। चलिए जोरदार तालियां। रचना, तस्नीम खान जी, डॉक्टर कौशल पनवर, इस रोमांचक सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.